हम बात करेंगे पहले रदरफोर्ड के मॉडल की, कि उसका एटम उन्होंने कैसे समझा एटम को, ठीक है, क्या क्या उनको एटम लग रहा था कि कैसा दिख सकता है और कैसा हो सकता है, ठीक है। तो कैसा उनको दिखता था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस containing all the proton and neutron, almost entire mass of an atom is concentrated in the nucleus। ये वही बात कर रही जा रही है जो कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी और मैंने जो आपको समझाई। कहते हैं एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज का था और डेंस था कोई चीज, और छोटी सी थी वो चीज जो कि इसको बोलते हैं न्यूक्लियस थी। डेंस का मतलब बहुत चीजें घुसड़ी हुई हैं उसके अंदर, डेंस तरीके से रह रही हैं, ठीक है, जगह नहीं है और। अच्छा, कंटेनिंग ऑल द प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, क्या पड़ा हुआ उसके अंदर, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वो चीज है जिसने न्यूक्लियस को डेंस बनाया प्रोटोन के साथ मिलके, ठीक है, और प्रोटोन ने उसको पॉजिटिव बनाया न्यूक्लियस को। ऑलमोस्ट एंटायर मास, जितना भी मास है एक्चुअली मैक्सिमम, मतलब 99.9999% तक जितना भी मास है एटम का वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। आपको अगर मैं याद दिलाऊं एटॉमिक मास का फॉर्मूला, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन मास क्या होता है, मास एक वो चीज होती है जितना उसके अंदर सामान कंटेन्ड है। सर सामान तो तीन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन फॉर्मूला में खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे सर, गलती नहीं होगी उनसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इतने हल्के हैं कि उनको नेग्लिजिबल बोलना ज्यादा बेटर है। मान ले अगर मैं कल को गंजा होके आ जाऊं, 5-7 किलो हल्का थोड़ा हो जाऊंगा यार मैं। दिस हेयर इज एक्चुअली नेग्लिजिबल मास, ठीक है, ये जो हेयर है हमारे पास दे आर एक्चुअली नेग्लिजिबल। इतना मास जो है इनका कि वो नेग्लिजिबल है, फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं आधा किलो हल्का हो गया, 2 किलो हल्का हो गया, नहीं। अगर मैं मास ऑफ बॉडी गिनूं तो इन हेयर को निकालना पड़ेगा, समझे। वैसे तो 4-5 हजार रुपए किलो बिकते हैं, तो किलो कौन सा निकल भी जाएंगे बॉडी में से, समझे ना। हाँ, पूरे मोहल्ले के निकालेंगे तब 1 किलो निकले शायद। हाँ, भारी तो है लेकिन इतने भारी नहीं है कि तेरे पूरे मास को ऊपर नीचे कर सके, तेरे मास को टेम्पर नहीं कर सकते, इतना नहीं है। इसीलिए हम एटॉमिक मास को लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करते बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल। चलो आगे, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, इफ दिस इज द न्यूक्लियस तो इसके आसपास घूम रहे हैं। मैंने बोला कैसे, कहां, कह रहे अपने अपने ऑर्बिट में, जस्ट लाइक अ प्लैनेट्स। जैसे प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में, ये भी अपने अपने ऑर्बिट, उन ऑर्बिट का नाम के एल एम एन शेल बोलता था यार, दो शेल इज एक्चुअली नोन एज ऑर्बिट। अच्छा जी, तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूमे जा रहे हैं एट वेरी हाई स्पीड नोन एज ऑर्बिट। नोन एज ऑर्बिट मतलब कि वेरी हाई स्पीड को ऑर्बिट नहीं बोलते, सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा है इसलिए इंग्लिश थोड़ी खराब लग रही है तुम्हें, ठीक है, जानबूझ के लिखा, अदरवाइज ना थोड़ी सी लंबी हो जाती है ये बात, ठीक है। तो जो सर्कुलर पाथ है वो ऑर्बिट है, हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। आगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर। देख वो चीज चाहे नेग्लिजिबल है लेकिन समझ, शक्ल सूरत में बहुत फर्क पड़ता है इसका। सोच अगर आईब्रो उड़ा के आ जाऊं कल को, मैं कैसा सा दिखूंगा, और अगर बाल भी उड़ा दूं तो अजीब लगेगा ना भाई। चाहे नेग्लिजिबल है लेकिन ये मेरी बॉडी की ब्यूटी को थोड़ा एनहेंस करता है, चाहे जितने भी बचे हैं थोड़ा तो एनहेंस कर ही रहे हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है, इसका मतलब ये नहीं है उसको मानो ही मत इस दुनिया का पार्ट। अरे उसी ने तो एटम को संभाल के रखा हुआ है, ये है तभी तो कॉन्फिडेंस है, समझे, यही नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं। ऐसा लोगों का कहना है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, समझे। कॉन्फिडेंस तो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है ना, इफ यू आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ इट, तो किस चीज का कॉन्फिडेंस। अमेरिका में कितने लोग तो बाल होते होते काटवा देते हैं, उनको उसमें कॉन्फिडेंस आता है, कहना चमकना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। अच्छा जो भी, तो वो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से एक एटम पकड़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन ना होते तो न्यूट्रॉन निकल जाते, शायद न्यूट्रॉन ना होता तो इलेक्ट्रॉन कहीं और घूमने निकल जाता। ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन नहीं तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है ना। इलेक्ट्रॉन तो बहुत चैन छबीला नटखट है ना, भाग जाता है इधर उधर, पकड़ के रखा हुआ है, ये रहना, जाना नहीं कहीं। मैं पॉजिटिव हूं, ये नेगेटिव है, अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये ना होता है, ये छोड़ दे एक दिन के लिए, देखिए कहां निकल जाएगा, खत्म, एटम खत्म, ठीक है।
ऑल्दो वो नेग्लिजिबल है, बट स्टिल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने पकड़ रखा है एक दूसरे को, जिसकी वजह से एटम बना हुआ, अदरवाइज तो एटम होता ही ना। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात इससे पहले वाले थॉमसन अंकल ने भी करी थी शायद, जे थॉमसन बोला था ना उन्होंने, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ये वाली बात भी इनके एक्सपेरिमेंट में थी, जब मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स खाली चली गई थी, सीधी चली गई थी, उन्होंने बोलता मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। अब आप लोगों को अगर ये समझ आ गए हैं, देख लिए हैं, स्क्रीनशॉट पहले का ले लो, अगर नहीं लेना तो ले लो फिर भी, अच्छा कोई बात नहीं, ले लेना बाद में। तो इसको अगर मैं इरेज करूं तो थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि एटम कितना छोटा है और न्यूक्लियस कितना छोटा है एक्चुअली, ठीक है, और ये दोनों ही कितने छोटे हैं। लेट्स से एक एटम को इतना बड़ा मानते हैं कि वो पूरा का पूरा स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम। उस फुटबॉल स्टेडियम के अंदर जो फुटबॉल है दैट इज द एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द एटम, समझ। और एक एटम कितना छोटा होता तो तुम्हें पता ही है ना। हाइड्रोजन के अंदर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6.022 × 10⁻23 एटम्स हैं। 23 का मतलब समझते हो, ठीक है, 6.022 × 10⁻21, और यहां पे अगर मैं 6022 कितने निकाले, 2 निकाले है ना, मतलब 602 करोड़ 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 एटम 1 ग्राम हाइड्रोजन में है। तो समझ जा कितने छोटे हैं, समझ जा ना, समझ जा भाई कितने छोटे हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्रेस करूं तो शायद इतने में आ जाएगी वो, और इतने में ही 6 करोड़ 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 पड़े हुए हैं। डिजिटल फॉर्म नहीं है कि बस काउंटिंग लिखी हुई है, एग्जिस्टेंस है उनकी, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्टेंस है। जैसे मोबाइल में होता है ना 500 करोड़ भी है तो मोबाइल में तो इतने से ही दिखेंगे, कौन सा मोबाइल के अंदर से 500 करोड़ निकलने हैं, वो तो डिजिटल पार्ट है। ऐसे ही डिजिटल नहीं है, फिजिकल फॉर्म में है इतने सारे, सोच ले कितने छोटे होंगे। अच्छा वो एटम इतने छोटे हैं, सोच उस एटम के अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। तो समझ पा रहा है कितना खाली पड़ा है एटम, समझ रहा है एटम कितना खाली है। अच्छा जी ठीक है। अब गलती क्या हुई रदरफोर्ड का, मॉडल भी फाइनल मॉडल नहीं है, इनसे गलती ये हो गई कि इन्होंने एक बात बोल दी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। बात गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सिविलाइजेशन को भूल गए। अभी देख भाई, अगर इस दुनिया से अगर हम लोग कुछ पहले चले जाएं, 15-20 हजार साल पहले, जब सारे के सारे बस पत्ते बांध के घूम रहे होते थे, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे करते ना, हाथ में भाला लेके बस ऐसे भागते थे। उस समय पे रोड कितनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया था, सोचो। सर था ही नहीं, हट बनानी है खुद बना, रोड है ही नहीं, चप्पलें हैं ही नहीं, ऐसे ही भाग रहा है हवा में, ठीक है ना, मोगली बन बन के, ठीक है। कपड़ों के नाम में कुछ नहीं है, खाने के लिए खाली जो सामने है उसको मार के खाना है, थोड़ा पका लो पकाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज जीरो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब धीरे धीरे बना तो पहले पथ यात्रा होनी शुरू हुई, ठीक है, मतलब कि जंगल के बीच में से बस जंगल को काट के कोमल कोमल मिट्टी को लगा दिया गया, जिसकी वजह से पैरों पे कंकड़ वंकड़ ना लगे। फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंडली जब इन्वॉल्व हुए, जब साइकिल आई हमारे पास, या रथ या साइकिल वट एवर लाइक दैट, जिसमें पहिए थे। अब पहिए को चलाने के लिए वी नीड समथिंग हार्ड। उस समथिंग हार्ड में हमने क्या करा, बहुत सारे पत्थर लिए, पत्थरों को लगाया, बीच में मिट्टी लगा दी, ठीक है, थोड़ा धड़ 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 करता हुआ चलेगा, लेकिन ठीक चलेगा, थोड़ा हाई स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर जाएगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है जी। और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आया तो हमारे पास मोटर कार आ गई, बाइक आ गई। अब बाइक में, मोटर बाइक में, साइकिल में स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, घोड़े से तो कम ही रहती है, वैसे साइकिल में हमें ताकत लगानी होती है ना, लेकिन मोटर कार की स्पीड तो घोड़े को पछाड़ देती है। घोड़ा तो पीछे करता हुआ आ रहा होगा, मोटर कार उसमें हमने ताकत तो लगानी है, बस एक्सेलरेटर को स्विंग करना है। अब उस स्पीड के लिए तुझे रोड चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? क्या उसी सेम रोड पे लोगों को उड़ाता हुआ भगाएगा क्या? नहीं। पेडिस्ट्रेन के लिए, पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अलग से फुटपाथ्स बनाए जाएं, जिसपे कोमल मिट्टी हो, उनको कंकड़ ना लगे, और यहाँ पे हार्ड पाथ बनाए जाएं जिससे मोटर गाड़ी निकल सके, समझे? अब मोटर गाड़ी ने बड़ा कार ले लिया, इवोल्यूशन हो रहा, समझ बात को, बड़ा कार ले लिया, ट्रक बने हैवी हैवी व्हीकल्स के लिए, ठीक है। तो ट्रक क्या उसी पाथ पे चलेंगे जिस पाथ पे मोटर गाड़ी चल रही है? नहीं, उस पाथ को थोड़ा और चौड़ा किया गया, अलग से उनको जगह दी गई, भाई इधर चलियो, तू हल्का सा मेरे को करेगा, मेरी गाड़ी उड़ जानी है, समझा? तो प्लीज
इन योर ओन लेन, उधर ही रहा, इधर उधर आने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद बनी ट्रेन, सबसे बड़ी, सबसे भारी, बहुत पावरफुल। हमने बोला भैया अगर ये रोड पे आई ना लाखों को ले मरेगी, इसको अलग से रास्ता दो, फुल अलग ट्रैक बनाओ, ये हमारे साथ रहने लायक नहीं है। एक डब्बा, खाली डब्बा 5,000 किलो का, ऐसे 15-20 डब्बे हैं इसके पास, फिर इंजन है इतना भारी 8-10 हजार किलो का, ना हमसे नहीं झेली जाएगी, अलग रखो। क्या समझ आ रही है? स्टेबिलिटी ऑफ पाथ। बेटा जिसकी जितनी पावर है उसको उसी तरीके की रोड दी गई, समझ रहा है? लेकिन ये रदरफोर्ड अंकल ने उस समय पे थोड़ा सा रह गए, है ना, स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। इन्होंने बोला सब घोड़े गधे पैदल चलने वाले, ट्रक वाले, रेलवे वाले सब भाग रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता, समझा? ट्रेन इतनी जगह रुकती थोड़ी ना है, जितनी जगह पेडेस्ट्रियन रुकते हैं, पानी पी, नींबू पानी पी, ये कर, बातें करेंगे, रुक जाते हैं, इधर साइड में बैठ जाते हैं, ठीक है। और जितनी कार रुकती है क्या उतनी ट्रेन रुकती है? ट्रेन चल रही है, वहीं पे खाने पीने वाला आ रहा है, 2 मिनट के लिए रुक रही है, उतरो जल्दी, फिर वापस चलो सीधा। तो हर किसी का अपना अपना पाथ है, अपने अपनी स्टेबिलिटी है। ऐसे ही रदरफोर्ड की जो स्टेबिलिटी थी, उसने स्टेबिलिटी के बारे में बताया ही नहीं, उल्टी एक बात और बोल दी कि भैया वो सर्कुलर पाथ में बड़ी बड़ी तेजी से घूम रहे हैं, वहां पे फिजिक्स का लॉ लगाया। ये भी बात गलत होगी, फिजिक्स का लॉ लगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है, तुमने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, समझो थ्योरी क्या कहती है। कहती है अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी स्पीड से घूम रहा है तो वो थोड़े समय बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, अपनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब समझ बात को, अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हुई, अब वो इलेक्ट्रॉन ना रहा, ठीक है, मतलब घूमने की पावर उसमें नहीं रही, इलेक्ट्रॉन तो है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो है, लेकिन उसमें घूमने की पावर नहीं है, तो वो उसको कौन खींच लेगा? प्रोटॉन। और जैसे ही प्रोटॉन के पास जाएगा वैसे ही ब्लास्ट होगा। जैसे थंडरस्टॉर्म आते हैं, थंडरस्टॉर्म इसी की वजह से आते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और तो हर एटम बस थोड़ी थोड़ी देर बाद फट रहा होता। हमने रदरफोर्ड अंकल से पूछा कि ऐसा हो रहा है? अंकल कहते हैं नहीं, हर एटम फट थोड़ा रहा है। समझ बात को बेटा, जैसे अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, जब तक मून घूम रहा है तब तक ठीक है, मून ने रुक गया अगर तो धक करके अंदर आएगा अर्थ में, क्योंकि मून जो है वो 2 फोर्सेस लगा रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। पिटल फोर्स उसने हमें पकड़ रहा है, उसकी वजह से घूम रहा है, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो हमसे थोड़ा दूर है। और जबकि मून पे तो ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज वाली कहानी भी नहीं लगती, और इस पे तो ये भी लगती है कि जैसे ही रुका वैसे ही ठा करके अंदर आ जाएगा। उस पे वो लगती है ना, मून पे कौन सी बात लगती है? मून पे लगती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तो वो भी कम से कम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ही से तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है वो भी, ठीक है। तो इसीलिए अगर मून कभी रुका तो वो डायरेक्ट अंदर आके लगेगा। आई बात समझ? इसीलिए जो ये थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसने बोला कि रदरफोर्ड अंकल ने स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करी। इलेक्ट्रॉन अगर थक गया किसी दिन, वो सीधा आके लगेगा किसमें? प्रोटॉन में। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ब्लास्ट होगा एटम और एटम विल बी ओवर। ऐसा थोड़ा ना हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आए बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने बताया पैदल चलने वाले के शेल, साइकिल वाले एल शेल, बाइक वाले एम, स्कूटी वही से मेरा वो बाइक वाले में ठीक है। फिर उसमें कार वाले MNOP, ऐसे ऐसे करके उन्होंने ट्रक, कार, रेलवे को सबको पाथवे दिया, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी स्पीड है, अपना अपना पाथवे है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बोहर मॉडल को भी स्टडी करेंगे, और वो लास्ट मॉडल होगा हमारे लिए, ठीक है, जिसने बहुत अच्छे से स्टेबल बताया। और यकीन मानो तुम्हें पहले से ही पता बोहर मॉडल, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, KLMN करवाया था, बोहर मॉडल तभी खत्म करवा दिया था, ठीक है। फिर भी जैसे मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया वैसे ही उसके बारे में भी हम थोड़ी सी और बात करेंगे।